सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी आप लोगों के इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी के बारे में, कितने टाइप की इम्यूनिटी होती है, ठीक है, और कौन सी इम्यूनिटी किस तरीके से वर्क करती है, वो सारा हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। तो अभी तक हम लोगों ने दो मेजर पोर्शन क्या किए हैं, इस चैप्टर के डिस्कस किए हैं। मेजर मेजर डिसीजेस के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, हेल्थ के बारे में बात कर ली, और हम लोगों ने इम्यूनिटी के बारे में भी बात कर ली, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि मैं इस चैप्टर के अंदर बहुत टाइम लगा रही हूँ, ऑलरेडी 3 वीडियोस आ चुकी हैं, ये इस चैप्टर की 4th वीडियो होने वाली है। बट द थिंग इज कि इस चैप्टर से कम आप लोगों को 3 से 4 क्वेश्चंस आराम से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और वीडियो की लेंथ भी ज्यादा बड़ी नहीं होती, अराउंड 30 to 45 मिनट्स की वीडियो की लेंथ रहती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एक वीडियो से आपको एक या दो क्वेश्चंस तो जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि 4 से 5 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चंस तो जरूर इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, चाहे वो आपका नीट का एग्जाम हो, चाहे वो आपका सीयूईटी का एग्जाम हो, ठीक है। तो सिर्फ 2 वीडियोस और लगेंगे और हमारा ये वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोग सबसे पहले बात कर रहे होंगे एड्स क्या होता है, ठीक है। हम लोग एड्स के बारे में पढ़ेंगे। एड्स की सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या होती है, एड्स की डेफिनेशन होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एड्स का जो मतलब होता है वो होता है, यानी कि जो डेफिनेशन, जो फुल फॉर्म होती है, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि deficiency of immune system acquired during the lifetime of an individual, indicating that it is not a congenital disease, ठीक है। यानी कि बेसिकली क्या हो रहा है ना, डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के अंदर, जो उन्होंने क्या किया अपने लाइफ टाइम के अंदर एक्वायर किया अपने अंदर, ठीक है। यानी कि वो ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं था, यानी कि उनके अंदर ऑलरेडी जो है वो इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी नहीं थी। वो क्या हुआ, लाइफ टाइम के अंदर उन्होंने एक्वायर किया, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली ये क्या होता है, इट इज नॉट अ कॉन्जेनाइटल डिसीज, ठीक है। अभी सिंड्रोम क्या होता है, सिंड्रोम मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, यानी कि कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स जो हम लोगों को एक बीमारी के दिख रहे होते हैं, उसको हम लोग सिंड्रोम भी बोल देते हैं, ठीक है। AIDS was first reported in 1981, and in the last 25 years or so, it has spread all over the world, killing more than 25 million persons. यानी कि फर्स्ट रिपोर्ट जो किया गया था एड्स, वो किया गया था 1981 के अंदर, ठीक है। और अभी तक जो है वो बहुत ज्यादा, यानी कि मोर देन 25 मिलियन लोगों की जो है डेथ एड्स की वजह से हो गई है। अभी बात कर लेते हैं इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है ना, ये किसकी वजह से होता है। एड्स इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसको हम लोग एचआईवी भी बोलते हैं, ठीक है। किसकी वजह से कॉज हो रहा है, इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, which is a member of group of virus known as retrovirus, which have an envelope enclosing the RNA genome, ठीक है। यानी कि वो क्या बोल रहा है, एड्स जो है वो एचआईवी से हो रहा है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से हो रहा है, जो क्या है, मेंबर है ग्रुप ऑफ वायरसेस का, जिनके अंदर रेट्रोवायरसेस होते हैं ना, जो रेट्रोवायरसेस होते हैं उन्हीं ग्रुप का मेंबर होता है हमारा एचआईवी, ठीक है। इसके पास में क्या है ना, रेट्रोवायरसेस के पास में क्या होता है ना, दे हैव एन एनवेलप, ठीक है, जिनके अंदर जो आरएनए जीनोम होता है ना वो एनक्लोज्ड होता है, ठीक है। लेट्स से ये आरएनए है, तो इसके अराउंड एनवेलप प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसके अंदर ये आरएनए एनक्लोज्ड रहता है। ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन जनरली ऑकर बाय, अब एचआईवी का जो ट्रांसमिशन होता है वो किस किस की वजह से होता है, बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि इफ यू आर इन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, विद एन ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन, तो उस केस में क्या हो सकता है, आपको भी क्या हो सकता है, एचआईवी इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, यानी कि जरूरी नहीं है कि वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से ही हो। लेट्स से कि किसी इंसान को खून की जरूरत पड़ी एंड उनको जिन्होंने ब्लड डोनेट किया उनको एचआईवी की प्रॉब्लम थी, यानी कि उनको एड्स था ऑलरेडी, तो जिस इंसान के अंदर वो ब्लड गया तो उस इंसान के अंदर भी एचआईवी की प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड इज बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एज इन द केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स, यानी कि अगर हम लोगों ने क्या किया कि इन्फेक्टेड नीडल्स को शेयर किया, इसलिए बोलते हैं ना कि इंजेक्शन की नीडल एक बार ही अगर आपने यूज कर ली, इमीडिएटली डिस्कार्ड कर देते हैं डॉक्टर्स, ठीक है।
तो अगर आप इन्फेक्टेड नीडल से भी क्या कर रहे हो, सेम किसी और इंसान को क्या कर रहे हो, किसी हेल्दी इंसान को इंजेक्शन लगा रहे हो, तो उस केस के अंदर भी HIV की प्रॉब्लम वहां पर हो सकती है। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, यानी कि अगर कोई लेडी है जिनको HIV एड्स की प्रॉब्लम है, तो प्लासेंटा के थ्रू उनका जो बच्चा है उनके अंदर भी HIV की प्रॉब्लम हो सकती है। So people who are at higher risk of getting this infection include individuals who have multiple sexual partner, drug addicts who take drug intravenously, individual who repeated blood transfusion and children to born to an HIV infected mother। यानी कि HIV के जो इन्फेक्शन है वो किस किस को ज्यादा है, which individuals are more prone। एक तो वो इंडिविजुअल्स हु हैव मोर देन वन सेक्सुअल पार्टनर्स, ठीक है, उनको HIV की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, जो इंजेक्शंस के थ्रू क्या कर रहे होते हैं, ड्रग्स ले रहे होते हैं, और मान लो कि उन्होंने किसी इन्फेक्टेड पर्सन की सिरिंज से अगर ड्रग ले ली, तो उस केस में उनको भी हो सकता है। कोई ऐसा इंडिविजुअल जिनको रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है और उनके अंदर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड अगर ट्रांसफर कर दें, या तो उस केस में भी हो सकता है। या फिर अगर कोई HIV इन्फेक्टेड मदर है, उनके थ्रू उनके बेबी के अंदर भी वो क्या हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। Do you know when do people need repeated blood transfusion? Find out and make a list of such condition. It is important to know that HIV और AIDS it is not spread by mere touch or physical contact। ऐसा नहीं है कि मान लो किसी इंसान को HIV की प्रॉब्लम है, तो अगर उसको हम लोग टच कर लेंगे, है ना, या फिर अगर हम लोग उसके पास में बैठे हैं तो उससे हम लोगों को HIV होगा, ऐसा नहीं होता। इट स्प्रेड्स ओनली थ्रू ब्लड फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड्स। ये बेसिकली सिर्फ बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू ही ट्रांसफर होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर। इट इज हेंस imperative for the physical and psychological well-being that the HIV or AIDS infected person are not isolated from family and society। यही रीजन है जिसकी वजह से अगर किसी इंसान को HIV या फिर बेसिकली एड्स की प्रॉब्लम है, तो उनको हम लोग सोसाइटी से अलग नहीं रखते, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि उनके उनके साथ में बैठने से या उनके साथ में इंटरेक्ट करने से हम लोगों को इन्फेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। There is always a time lag between the infection and appearance of AIDS symptom. This period may vary from a few months to many years, usually 5 to 10 years। यानी कि कब एक इंसान को क्या है ना, इन्फेक्शन हुआ है ना, लेट से किसी इंसान को अभी वो HIV से उनको इन्फेक्शन हो गया, तो जरूरी नहीं है कि उनको अभी सिम्टम्स भी दिखने लग जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है 5 सालों बाद दिखे, या फिर हो सकता है 6 सालों बाद दिखे। बेसिकली 5 से 10 साल के टाइम पीरियड के अंदर जो है इन्फेक्शन वहां पर दिखने स्टार्ट होते हैं। After getting into the body of a person, the virus enter into macrophages where RNA genome of the virus replicate to form viral DNA with the help of enzyme reverse transcriptase। अब देखो क्या होगा, जब जो वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जब एक पर्सन की बॉडी के अंदर घुसा, तो वो क्या करेगा, मैक्रोफेजेस के अंदर जाएगा। मैक्रोफेजेस के अंदर जाके वो क्या करेगा, अपने RNA जिनोम को, है ना, अपने RNA जिनोम को वो रेप्लिकेट करेगा। क्या करेगा, RNA जिनोम को, अपने RNA जिनोम को वो क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। वहां से अब वो क्या बनाएगा, वायरल DNA बनाएगा, यानी कि जो इन्फेक्शियस कॉज करेगा। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, किस एंजाइम की हेल्प से बनाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से। This viral DNA gets incorporated into host cell's DNA and directs the infected cell to produce virus particle। अभी जो वायरल DNA है, ये क्या करेगा, जो होस्ट सेल है, यानी कि जिस पर्सन की बॉडी के अंदर वो गया, है ना, उसके DNA को के साथ में ये इनकॉर्पोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद में जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं, उसको क्या गाइड करता रहेगा कि तुम क्या करो, वायरस पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करते रहो, है ना, कंटिन्यूअसली वहां पर क्या होगा, वायरस पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे। मैक्रोफेजेस कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस एंड इन दिस वे एक्ट्स लाइक अ HIV फैक्ट्री। यानी कि देखो हमारे ही मैक्रोफेजेस के अंदर क्या होगा, ये वायरस होने की वजह से हमारे मैक्रोफेजेस वायरस को ही प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है।
क्योंकि वहां पे क्या है, ऑलरेडी हमारा HIV वायरस प्रेजेंट है। तो इसलिए जो मैक्रोफेजेस होते हैं उनको HIV फैक्ट्री भी बोला जाता है, क्योंकि वहीं पे क्या हो रहा है, जो वायरस है वो कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस हो रहा है। सिमिलरली, simultaneously HIV enter into helper T lymphocytes, replicates and produce progeny virus। ठीक है, अब क्या होगा, ये प्रोसेस तो चल रहा है मैक्रोफेजेस के अंदर, ठीक है। वायरस ने क्या गाइड कर दिया कि तुम क्या करो, कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली इन्फेक्टेड सेल्स को गाइड कर दिया कि तुम वायरस सेल्स को प्रोड्यूस करते रहो, और मैक्रोफेजेस के अंदर वो काम हो भी रहा है। अब क्या होगा, सेम टाइम पे जो HIV है वो हेल्पर टी सेल्स के अंदर, हेल्पर टी जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनके अंदर वो घुसेगा, एंटर करेगा, वहां पर वो रेप्लिकेट करेगा। क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, और वहां पर वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, वहां पर वो प्रोजेनी वायरसेस बनाना स्टार्ट कर देगा, यानी कि बेबी वायरसेस बनाना स्टार्ट कर देगा। प्रोजेनी वायरसेस रिलीज्ड इन द ब्लड अटैक अदर हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, यानी कि जो प्रोजेनी वायरसेस ब्लड के अंदर रिलीज हुए वो क्या करेगा, बाकी के अदर हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को क्या करेगा, अटैक करना स्टार्ट कर देगा। अब जब वहां पर अटैक होना स्टार्ट हो गया तो उसके बाद क्या होगा, देयर विल बी अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। अब क्या है, जो टी लिम्फोसाइट्स उनके ऊपर तो अटैक हो रहा है ना, यानी कि धीरे धीरे उनका नंबर क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफर फ्रॉम, अब वहां पर क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, बाउट्स ऑफ फीवर, फीवर होगा, डायरिया एंड वेट लॉस, ठीक है, ये सिम्टम्स होते हैं। ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन दैट कुड हैव बीन अदरवाइज बीन ओवरकम। ठीक है, यानी कि वो इन्फेक्शंस भी जो, देखो अभी क्या है ना, आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो गई क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स का नंबर क्या है, डिक्रीज हो गया। तो उस केस के अंदर जो बहुत ही नॉर्मल से डिसीजेस होते हैं ना, जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, जो नॉर्मल इन्फेक्शंस होते हैं जिनको हमारी बॉडी इजीली फाइट कर सकती है, हमारी बॉडी उनसे फाइट नहीं कर पाती, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से हो गए, बेसिकली सच एज दोज ड्यू टू बैक्टीरिया, स्पेशली माइकोबैक्टीरियम, viruses, fungi, and even parasites like toxoplasma. The patient becomes so immunodeficient that she is unable to protect himself or herself against these infections। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो इन्फेक्टेड पर्सन हुआ वो खुद को इन इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट नहीं कर पाएगा। अभी जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो कौन सा होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, यानी कि इसको हम लोग एलाइजा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग एलाइजा भी बोलते हैं, ठीक है। Treatment of AIDS with antiretroviral drug is only partially effective. They can only prolong the life of patient but cannot prevent death, which is inevitable. यानी कि एड्स के ट्रीटमेंट में आप क्या कर सकते हैं, आप एंटी रेट्रोवायरल ड्रग दे सकते हैं, ठीक है। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग क्या करेंगी, हो सकता है वो किसी ना किसी तरीके से सप्रेस करने की कोशिश कर रही हो उस रेट्रोवायरस को, बट इट इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव, ठीक है, वो सिर्फ पार्शियली इफेक्टिव है, क्योंकि उस चीज को ना हम लोग पूरे तरीके से अभी तक HIV का कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए हैं, ठीक है, कि इसको हम लोग किस तरीके से पूरी तरह से जो है इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी से हम लोग इसको खत्म कर दें, तो ऐसा कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं निकला है। अभी बात कर लेते हैं कि अगर हम इसको जो है खत्म ही नहीं कर सकते, अगर हो जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम लोग उसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, एज एड्स हैज नो क्योर, ठीक है, एड्स का कोई क्योर नहीं है, इसका कोई इलाज जो है बेसिकली पूरा पक्का ट्रीटमेंट नहीं है। प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन। Moreover, HIV infection more often spread due to conscious behavior patterns and is not something that happens inadvertently, like pneumonia or typhoid, ठीक है। Of course, infection in blood transfusion patient newborn may take place due to poor monitoring. The only excuse may be ignorance, and it has been rightly said, don't die of ignorance. Basically, यहाँ पे वो यही बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से HIV की प्रॉब्लम हो जाएगी, एकदम से आपको एड्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। वो होता कब है ना, जब आप ही कुछ ना कुछ आप क्या कर रहे हैं ना, वहां पर कोई ना कोई केयरलेसनेस वहां पर हो रही है, तो उसी केस में जो है वो HIV एड्स का इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। In our country, in our country, the National AIDS Control Organization and other non-government organization यानी कि NGOs are doing a lot to educate people about AIDS, ठीक है। तो अभी इससे आपसे पूछ सकते हैं कि
एड्स को कंट्रोल करने के लिए जो है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और वो किसके साथ में काम कर रही है, कौन कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। तो वेरियस एनजीओ काम कर रहे हैं, और नैको या फिर नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, लोगों को ये क्या करते हैं ना, अवेयर करते हैं, ठीक है, कि एड्स हो सकता है, किस वजह से हो सकता है, कैसे आपको इसको प्रिवेंट करना चाहिए। WHO और द हु, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हु इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO has started a number of programs to prevent the spreading of HIV infection, making safe from HIV, ensuring the use of only disposable needles and syringes in public and private hospital, free distribution of condoms, controlling drug abuse, advocating safe sex, and promoting regular checkups for HIV in susceptible population are some such steps taken up. यानी कि ये कुछ steps हैं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लिए हैं। Infection with HIV or having AIDS is something that should not be hidden. Since then, the infection may spread to many more people. HIV/AIDS infected people need help and sympathy instead of being shunned by society. Unless society recognizes it as a problem to be dealt with in a collective manner, the chances of wider spread of the disease increase manifold. It is a malady that can only be tackled. Basically, इस पैराग्राफ के अंदर ये यही बोल रहा है कि आपको अगर ये प्रॉब्लम है, किसी को भी अगर ये प्रॉब्लम है तो उसको छिपाना नहीं चाहिए, एंड अगर किसी को है तो आपको उसका मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। यू शुड बी यू शुड हैव सिंपैथी टुवर्ड्स दैट पर्सन, है ना। ऐसा नहीं है कि आप लोग उनको कोई ताना दें, ठीक है, या फिर आप लोग उनके साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन करें, ऐसा भी आपको नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो उस केस के अंदर भी हो सकता है कि उस इंसान को काफी बुरा लगे। तो ये कुछ हम लोगों ने HIV एड्स के बारे में पढ़ा, किस तरीके से ये होता है, क्या किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर फैलता है, क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, किस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इंडिया के अंदर कैसे वर्क कर रहा है, और WHO ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं एड्स को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैंसर, ठीक है। कैंसर भी आजकल HIV एड्स की तरह वन ऑफ द मोस्ट डेडली डिजीजेस में से एक है, ठीक है। कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट डेडली डिजीजेस ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड इट इज अ मेजर कॉज ऑफ डेथ, ठीक है। आज भी साल के अंदर पता नहीं कितने लोगों की कैंसर की वजह से डेथ हो जाती है। More than a million Indians suffer from cancer and a large number of them die from it annually, ठीक है, यही मैंने आपको बताया। The mechanism that underlie development of cancer or oncogenic transformation of cell, ये आपसे पूछ सकते हैं कि कैंसर के लिए आप अदर टर्मिनोलॉजी जो यूज कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, दैट इज oncogenic transformation of cells. Its treatment and control have been some of the most intense area, ठीक है, क्योंकि अभी तक भी हम लोग पूरे तरीके से कैंसर को कैसे इरेडिकेट करें वो हम लोग नहीं निकाल पाए हैं। साइंटिस्ट अभी भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अभी in our body cell growth and differentiation is highly controlled and regulated। सबको पता है हमारी बॉडी के अंदर जो सेल ग्रोथ है और जो सेल डिफरेंशिएट करते हैं वो हाईली कंट्रोल्ड रहते हैं। इन कैंसर सेल देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म, यानी कि जो हमारे कैंसर सेल्स होते हैं उनके अंदर ये जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, उनका ब्रेकडाउन हो जाता है। नॉर्मल सेल्स शो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, यानी कि नॉर्मल सेल्स क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी शो करते हैं जिसका नाम होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, बाय वर्च्यू ऑफ विच कॉन्टैक्ट विद अदर सेल्स इनहिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। यानी कि क्या है ना, नॉर्मल सेल्स के पास में जो प्रॉपर्टी होती है कंट्रोल्ड इनहिबिशन की, इसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, लेट्स से अगर कोई सेल दूसरे किसी सेल के कांटेक्ट में आए हैं तो वो क्या करेंगे, अपनी जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है ना उसको इनहिबिट कर देते हैं, वहीं पे उनकी जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है वो रुक जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। यानी कि एक सेल का दूसरे सेल की के साथ में कांटेक्ट होने की वजह से उसकी जो ग्रोथ इनहिबिट हुई है ना, उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कैंसर सेल्स अपीयर टू हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी, यानी कि जो कैंसर सेल्स होते हैं उनके अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है। As a result of this, cancerous cells just continue to divide, giving rise to masses of cells जिनको हम लोग ट्यूमर बोलते हैं। और इसी प्रॉपर्टी की एब्सेंस की वजह से क्या होता है, जो कैंसर सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं और वहां पे मासेस ऑफ सेल्स बना लेते हैं जिनको हम लोग ट्यूमर्स बोलते हैं। अब ट्यूमर्स भी दो टाइप के होते हैं,
फर्स्ट इज बेनाइन एंड सेकेंड वन इज मैलिग्नेंट। ठीक है, दो टाइप के ट्यूमर्स है। बेनाइन ट्यूमर जो होता है, इट रिमेन्स कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन एंड डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कॉज लिटल डैमेज। अब देखो, जो बेनाइन ट्यूमर होता है ना, ये लोकलाइज ट्यूमर होता है। यानी कि लेट से अगर किसी को ब्रेन में ट्यूमर है, ठीक है, और वो बेनाइन ट्यूमर है, बेनाइन ट्यूमर की कैटेगरी में आ रहा है, तो वो सिर्फ ब्रेन के सेल्स को कंटिन्यूअसली इफेक्ट कर रहा है, वो बाकी बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट नहीं करता। जबकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, जो आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, दे आर अ मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल कॉल्ड नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं ना, नियोप्लास्टिक या फिर ट्यूमर सेल्स भी बोलते हैं। These cells grow very rapidly, invading and damaging the surrounding normal tissues। अब ये क्या करते हैं, जो सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज होते हैं उनको भी इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। As these cells actively divide and grow, they also starve the normal cells by competing for vital nutrients। अब ये क्या करेंगे, देखो कंटिन्यूअसली अगर डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे, जो हमारे नॉर्मल सेल्स को न्यूट्रिशन चाहिए वो भी यही लोग ले लेंगे अपनी ग्रोथ के लिए, क्योंकि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है। तो जो हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं उनको जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स है वो मिल ही नहीं रहे होते। Cells lost from such tumors reach distant site through blood and wherever they get lodged in the body they start the new tumor there। ठीक है, अब क्या होगा ना, जो भी सेल्स इस वाले ट्यूमर से ओरिजिनेट हुए हैं वो ब्लड के थ्रू बहुत दूर साइट्स के ऊपर भी हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे और वहां पर भी वो क्या कर देते हैं, वहां पर वो लॉज हो जाएंगे। यानी कि वहां पर वो एक तरीके से बोल सकते हैं वहां पे सेटल हो जाएंगे और वहां पर भी एक नया ट्यूमर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेटास्टैसिस। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेटास्टैसिस इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसी प्रॉपर्टी की वजह से मतलब इस प्रॉपर्टी से ना काफी डर रहता है कि लेट से किसी को ब्रेन में हुआ और वहां पे मैलिग्नेंट ट्यूमर उनको है, तो हो सकता है ना कि वो बाकी बॉडी पार्ट्स को भी इफेक्ट करेगा ही करेगा। तो वो एक बहुत ही बुरी कंडीशन बन जाती है। अब कॉजेस क्या है कैंसर के, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस और नियोप्लास्टिक सेल्स में बी इंड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स। इन एजेंट्स को हम लोग बोलते हैं कार्सिनोजेन। कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को हम लोग बोलते हैं कार्सिनोजेंस। ठीक है, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को वी कॉल्ड एज कार्सिनोजेंस। ठीक है, ionizing radiations like X-rays and gamma rays and non-ionizing radiation such as UV cause DNA damage leading to neoplastic transformation। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोगों ने कुछ आयनाइजिंग रेडिएशन हो सकते हैं जैसे कि एक्सरे है या फिर गामा रेज है, जो बेसिकली जहां पर क्या है ना, आयंस का रोल है, या फिर नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जो होती है लाइक यूवी, वो क्या करती है, डीएनए को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से वहां पर न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन मींस कैंसरस सेल्स जब सॉरी नॉर्मल सेल्स जो है आपके कैंसरस सेल्स के अंदर जब ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब केमिकल कार्सिनोजेंस कौन कौन से हो सकते हैं, टोबैको स्मोक में हो सकते हैं, है ना, टोबैको से बोलते हैं टोबैको कॉजेस कैंसर, इट इज अ मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर। कैंसर कॉजिंग वायरसेस कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरसेस, यानी कि जो कैंसर कॉजिंग वायरसेस होते हैं जिनको हम लोग ऑन्कोजेनिक वायरसेस बोलते हैं, उनके पास में जीन्स होते हैं कॉल्ड वायरल ऑन्कोजीन्स। कौन से जीन्स होते हैं, वायरल ऑन्कोजीन्स होते हैं। Several genes called cellular oncogenes or proto-oncogenes have been identified in normal cells, which when activated under certain condition could lead to oncogenic transformation of the cell। यानी कि कुछ सेवरल जीन्स जो है जैसे कि सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं, नॉर्मल सेल्स के अंदर भी आइडेंटिफाई किए गए हैं। अगर वो कुछ कंडीशंस के अंदर क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, तो वो भी क्या कर देते हैं, वहां पर ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन में करना अपना स्टार्ट कर देते हैं। अभी कैंसर को हम लोग कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं और कैंसर को हम लोग ट्रीट कैसे कर सकते हैं ना, कैंसर का डिटेक्शन क्या है और डायग्नोसिस क्या है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज एसेंशियल एज इट अलाउज द डिसीज टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली। कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन बायोप्सी। बायोप्सी से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ द टिश्यू ऑफ ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज सेल काउंट्स इन द केस ऑफ ल्यूकेमियास।
ठीक है, यानी कि एक तो बायोप्सी की हेल्प से हम लोग कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी कर सकते हैं। किस किस की? टिश्यू, ब्लड और बोन मैरो टेस्ट। किस केस के अंदर? फॉर इंक्रीज सेल काउंट्स इन द केस ऑफ ल्यूकीमिया। यानी कि अगर डॉक्टर्स को लग रहा है कि इनको ल्यूकीमिया है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, बोन मैरो का भी टेस्ट कर लेते हैं, इंक्रीज सेल काउंट्स वहां पर जानने के लिए कि जो सेल्स है वो, उनका जो नंबर है वो किस लेवल पे इंक्रीज हो रहा है। अब बायोप्सी के अंदर होता क्या है, a piece of suspected tissue cut into thin sections, stained and examined under microscope। ठीक है, इसी को हम लोग हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी बोलते हैं बेसिकली। जो सस्पेक्टेड टिश्यू है, जहां पर जो है डॉक्टर्स को लगता है कि हाँ यहाँ पर हो सकता है ना कोई ट्यूमर हो, तो उसी टिश्यू का क्या करते हैं, वो थिन सेक्शन से उसको काटा जाता है, उसको स्टेन किया जाता है और फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, टेक्निक्स लाइक रेडियोग्राफी, जिसके अंदर हम एक्सरेज का यूज करते हैं, सीटी स्कैन या फिर कंप्यूटर टोमोग्राफी, एमआरआई जिसको मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग भी बोलते हैं, दे आर ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स के कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए रेडियोग्राफी, सीटी स्कैन और एमआरआई भी काम आते हैं। अभी जो कंप्यूटर टोमोग्राफी होती है, इट यूजेस एक्सरे टू जनरेट अ थ्री डायमेंशनल इमेज ऑफ इंटरनल्स ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके अलावा एमआरआई क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड्स और नॉन आयनाइजेशन को क्या करती है, यूज करती है, ताकि वो क्या कर सके, जितने भी चेंजेस हमारे लिविंग टिश्यू के अंदर हो रहे हैं उनको डिटेक्ट कर सके। Antibodies against cancer specific antigens are also used for detection of certain cancers। यानी कि कुछ एंटीबॉडीज भी होती हैं विच आर अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस। जो कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस के अगेंस्ट होती हैं, उनको भी हम लोग कुछ कैंसर्स को डिटेक्ट करने में यूज करते हैं। टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैन बी अप्लाइड टू डिटेक्ट जीन्स इन इंडिविजुअल्स with inherited susceptibility to certain cancers। Identification of such genes which predispose an individual to certain cancer may be helpful in prevention of cancer। Such individuals may be advised to avoid exposure to particular carcinogen to which they are susceptible। एग्जाम्पल टोबैको स्मोक इन केस ऑफ लंग कैंसर। तो बेसिकली क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक्स होती है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, जीन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं जहां पर क्या है ना, ससेप्टेबिलिटी होती है कि हाँ यहाँ पर कैंसर हो ही सकता है, इनहेरिटेड ससेप्टेबिलिटी। तो अगर हम लोग ऐसे कुछ जीन्स को आइडेंटिफाई कर लें, तो उस केस के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हम लोग कोई ना कोई प्रिवेंशन लेके चल सकते हैं कि हो सकता है अगर आपको ये कैंसर हो जाए, बट अगर आप ये कुछ पर्टिकुलर प्रिकॉशंस ले ले तो हो सकता है कि वो ना भी हो। ठीक है, तो वो चीज जरूरी होती है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, अब इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कॉमन अप्रोचेस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आर सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। सर्जरी से, रेडिएशन थेरेपी से और इम्यूनोथेरेपी से। अब रेडियोथेरेपी में क्या किया जाता है, ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड लीथली टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ नॉर्मल टिश्यू सराउंडिंग द ट्यूमर मास। यानी कि क्या किया जाता है, ये जो ट्यूमर सेल्स होते हैं ना, इनके ऊपर इरेडिएशन दी जाती है कंटिन्यूअसली, बट ये भी ध्यान रखा जाता है कि जो नॉर्मल टिश्यूज है, जो भी उस ट्यूमर मास के आसपास है, वो उनके ऊपर क्या है, जो रेडिएशन है वो ना जाए। सेवरल कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स, ठीक है, बहुत सारी कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स होती हैं जो यूज करी जाती हैं टू किल कैंसरस सेल्स। ठीक है, सम ऑफ दीज आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर ट्यूमर्स। यानी कि इन्हीं कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स के अंदर से कुछ जो होती है ना, बहुत स्पेसिफिक होती है। ठीक है, वो सिर्फ पर्टिकुलर ट्यूमर्स को ही क्या करती है, बेसिकली ट्रीट करती है। मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट लाइक हेयर लॉस। अभी साइड इफेक्ट्स क्या क्या है, hair loss, anemia। Most cancers are treated by a combination of surgery, radiotherapy and chemotherapy। अभी जो मैक्सिमम कैंसर्स होते हैं ना, उनको सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, इन तीनों ही प्रोसीजर्स के कॉम्बिनेशन के साथ में ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। ट्यूमर सेल्स हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। ठीक है, यानी कि जो हमारे ट्यूमर सेल्स होते हैं ना, ये बेसिकली क्या करते हैं ना, ये क्या करते हैं ना, इम्यून सिस्टम से जो बेसिकली जो डिटेक्शन होना होता है ना, वो उस चीज को ना ये अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम इसको डिटेक्ट ना कर पाए। Therefore, the patients are given substances called biological response modifier such as alpha interferon which activates their immune system and help in destroying the tumor। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारे ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर होते हैं ना, लाइक अल्फा इंटरफेरॉन, ये क्या करते हैं,
ये इन ट्यूमर सेल्स का बेसिकली जो क्या कर रहे थे अभी तक, डिटेक्शन जो हो रहा था ना, यानी कि इम्यूनिटी जो रिस्पॉन्स हो सकता था उसको ये ना डिटेक्ट नहीं करते, ठीक है, या फिर उसको अवॉइड करते हैं। तो अगर हम लोग वहां पर क्या कर रहे हैं, बेसिकली कुछ मॉडिफायर्स दे रहे हैं, जैसे कि अल्फा इंटरफेरॉन्स अगर हम दे रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, उनका जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, और वहां पर जो ट्यूमर है वो डिस्ट्रॉय होने में उस चीज की वहां पर हेल्प हो रही होती है। तो अभी हम लोगों ने आप लोगों के मेजर दो डिजीजेस को यहाँ पर कवर किया, HIV, एड्स, एंड साथ में कैंसर को। नेक्स्ट वीडियो विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, जिसके अंदर हम लोग ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज की बात करेंगे। ये छोटा टॉपिक है, बट अगर मैं इसको अभी करवाऊंगी तो यहाँ पर क्या होगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी, एंड बड़ी वीडियो देखने में जनरली बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होते। तो इस टॉपिक को हम लोग आपके नेक्स्ट और लास्ट लेक्चर के अंदर इस चैप्टर के कवर करेंगे, ठीक है। तो इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, कीप लर्निंग।